नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देख रहे हैं कि 2025 का जो यूपीएससी सीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ था, तो उसके अंदर मैंने ऐसे पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट किया था, कौन से टॉपिक्स को मैंने चूज़ किया और कौन से टॉपिक्स को कहीं ना कहीं किस तरीके से अटैम्प्ट किया, कौन कौन से पैरामीटर को इंक्लूड किया है, और इसके साथ में आप किस तरीके से ये सेशन से अपने आने वाली प्रिपरेशन को और एनरिच कर सकते और बेटर कर सकते, आपको वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू में आपको पता होगा। तो जैसा कि सभी को पता ही है, 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है ऐसे के पेपर से। ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का है, और जो पहला पेपर रहता है फ्राइडे को पेपर ये आपको होते हुए मिलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो पहला जो फ्राइडे रहता है जो, या फिर पहला दिन फ्राइडे के दिन आपको ऐसे मिलता है, सैटरडे को GS1 GS2, और फिर संडे के दिन GS3 GS4। फिर अगले हफ्ते सैटरडे संडे को आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं और ऑप्शनल का पेपर होता है। तो पहला पेपर है, इसीलिए पहला पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम प्रेशर रहता है, टेंस सिचुएशन रहती है। देयरफॉर कहीं ना कहीं ऐसे के अंदर जो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, बहुत सारी इस वीडियो के थ्रू आपको लर्निंग मिलेगी, और वो उसको आप अडॉप्ट करके कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और एनरिच कर सकते हैं। तो 3 घंटे का पेपर रहता है, और इसके अंदर यू हैव टू राइट 2 एसेस। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यू हैव टू चूज़ 2 एसेस, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 4 ऑप्शन है, सेक्शन बी के अंदर भी 4 ऑप्शन है। तो 4 में से कोई भी एक चूज़ करना है, और उसके ऊपर एटलीस्ट 1000 to 1200 वर्ड्स के आपको ऐसे लिखने हैं। 1000 to 1200 वर्ड्स बोले तो अगर आपके एक पेज के ऊपर, लेट्स से ये पेज है, एक पेज के ऊपर अगर आपके टोटल वर्ड्स 100 के आसपास आ जा रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप 10 से 12 पेजेस तक के कहीं ना कहीं अपना ऐसे को कवर कर सकते हैं। मेरा जो पहले ऐसे हुआ था वो 11 पेज में हुआ था, सेकंड वाला जो है 10 पेज में हुआ था। यूपीएससी ने टोटल कितनी स्पेस दी थी? 16 पेज या 15 पेज के आसपास इन्होंने दोनों क्वेश्चन के अंदर, दोनों सेक्शन के अंदर स्पेस दी थी। तो अब उस हिसाब से देखोगे तो मेरी तो बहुत सारी स्पेस खाली रह गई, लेकिन मेरा जितने वर्ड्स थे वो तो फुलफिल हो गए, तो चलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेज भरना, बिल्कुल पूरे के पूरे पेज भरना ज़रूरी है। किसी की राइटिंग छोटी रहती है, कोई छोटा छोटा लिखता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख लेते हैं। ये देखो, ये मेरा ही पेपर है। ये सब जो है एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या लिखा था, क्या है, वो सब यहाँ पे कवर मैंने किया था। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जो पहला ऐसे हुआ था मेरा, वो 10-28 9 से 12 का पेपर रहता है, मॉर्निंग 9 AM से 12 AM या फिर आफ्टरनून तक के। तो अराउंड 1 घंटे के अंदर, सॉरी 1.5 घंटे के अंदर फर्स्ट पेपर हो चुका था। सेकंड ए से जो है वो, उसको भी लगभग समझ लीजिए 125 1 hour 25 minutes में वो कंप्लीट हो गया था। 11:56 तक के, मतलब 2 से 4 मिनट पहले ही मेरा ऐसे जो है कंप्लीट हो गया था। अब इसके ऊपर बात करें हम, तो जैसे मेरे पुराने वाले अटैम्प्ट के अंदर भी मेरा जो है मेरे साथ में ये होता था, मेरे ऐसे का पेपर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, बिकॉज टाइम की मुझे कमी पड़ती थी। अगर बात करें प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर क्या होता था, पहला जो सेक्शन है वही कंप्लीट करने में मुझे 1 hour 40 मिनट, 1 hour 45 मिनट, कभी 1 hour 50 मिनट्स के आसपास लग गए। तो सेकंड वाले के लिए कितना बचा? 1 hour 10 मिनट्स के आसपास, मतलब 60 + 10 70 मिनट्स के आसपास मेरे पास में बचते थे। पहले वाले को कितने दे दिए? पहले वाले को दे दिए 100-110, और दूसरे वाले के लिए बचे सिर्फ 70। तो कहीं ना कहीं सेकंड वाले में क्या होता था, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, और जो है पेज भी कम भराते थे। पेज बोले तो वर्डिंग्स जो है 1000 ना हो के 800 या 700 900 के आसपास वेरी होती थी। अब एग्जैक्टली तो कभी मौका भी नहीं मिला ऐसा काउंट करने का, और ना ही काउंट ये करने का करना चाहिए आपको। लेकिन ओवरऑल आपको पता आ जाता है, पता चल जाता है पेपर अटैम्प्ट करने के बाद में कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो।
इस बार क्या हुआ, दोनों के अंदर 1.5 घंटे में सेक्शन 1 और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। देयरफॉर इट हैज़ बीन अ गुड अटेम्प्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो सेक्शन ए में जो मैंने देखा करा था वो था सेकंड, और इसके बाद में जो सेक्शन बी में किया वो है 6th वाला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक थे और वाई आई हैव चूज द सेकेंड वन। ट्रुथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ओके, थॉट्स फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट्स नो वन, सॉरी, एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। इसके साथ में सेक्शन बी भी देख लो, क्योंकि पहला वाला क्या चूज़ करोगे और सेक्शन बी सेकंड वाला जो चूज़ करोगे, तो अगर आप दोनों फिलोसॉफिकल टिल्ट वाला चूज़ कर ले रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू अलाइन योर थॉट्स। बहुत बार ऐसा लगता है मोनोटोनी या फिर सेम सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। देयरफॉर यू शुड ट्राई टू डाइवर्सिफाई द टॉपिक, डाइवर्सिफाई द इंटरेस्ट, ताकि वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिमिलरिटी से थोड़ा सा आप डाइवर्सिटी की तरफ रिफ्लेक्ट आपके आंसर्स होते हुए मिले। फिफ्थ है मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। अच्छा है, बहुत अच्छा, फिलोसॉफिकल है। द ईयर्स टीचेस मच विच द डेज नेवर नो। बहुत अच्छी बात है। इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये भी बहुत बेहतरीन है। कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर यहाँ पे पहले ही क्रॉस कर दिया, देखते से मैंने मना कर दिया कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें पहले आप तो कंटेनमेंट को अलग से बताओ, फिर लग्जरी को बताओ, फिर उसके बीच में क्या है क्या नहीं है उसको अलग अलग एस्पेक्ट खोलो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता एज़ कम्पेयर टू मी। लेकिन अच्छा टॉपिक है, अगर कहीं दिया जाए तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। बट इफ़ यू हैव ऑप्शंस, अगर बेटर है तो बेटर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कौन सा किया, 6th वाला। अब देख लेते हैं सेक्शन ए के अंदर से वाई आई हैव चूज द सेकेंड वन। ट्रुथ नोज नो कलर, ट्रुथ नोज नो कलर। अब पहली बात तो इसके ऊपर ट्रुथ के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और ट्रुथ के बारे में ही अब जो ट्रुथ है, व्हाट इज़ ट्रुथ, यही अपने आप में आज तक के समझ नहीं पाए। मतलब बहुत मुश्किल है ट्रुथ के बारे में। व्हाट इज़ ट्रुथ, सत्य में हो जाते, सत्य क्या है, सत्य की तलाश। तो सत्य अभी तक तलाश कर ही रहे हैं, क्या है सत्य क्या नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ जाता है। इट ट्रुथ नोज नो कलर, तो भाई मेरे बस की बात नहीं थी। देयरफॉर इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अवॉइड किया। इसके बाद है थर्ड वाला, क्या है, थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड, फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वंस ऑल्सो। थॉट जो है वो अपने वर्ल्ड को ढूंढ भी लेते हैं और उसके साथ में खोज भी लेते हैं और उसके साथ में बना भी लेते हैं, बिल्कुल जैसे एंथ्रोपोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। लैंग्वेज, कहीं ना कहीं आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके थॉट्स को बनाती है, और आपका जो थॉट्स है दे मेक योर पर्सनालिटी और आपका वर्ल्ड। लैंग्वेज अफेक्ट्स योर थॉट्स एंड योर थॉट्स अफेक्ट्स योर एनवायरमेंट, और इट क्रिएट्स योर एनवायरमेंट, और इट क्रिएट्स योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द एनवायरमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्या है, लैंग्वेज, थॉट एंड पर्सनालिटी और वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव। लेकिन फिर इसके बाद में इतना तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको खोलना और अलग अलग डाइवर्सिफाई करना मुझे मुश्किल लगा एट दैट टाइम। तो मैंने बोला लेट इट बी, कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, तो इसीलिए थर्ड वाला हटा दिया मैंने। फोर्थ वाले की बात करें, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपको बिटर, कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। लेकिन फिर अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को कड़वे एक्सपीरियंस के थ्रू बताना पड़ेगा, बिटर एक्सपीरियंसेस। तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव
पर्सपेक्टिव ज़्यादा लगा इसमें, इसके लिए मैंने इसको अवॉइड किया। और मैंने जो चूज़ किया दैट इज़ द सेकंड वन, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अब ये क्यों किया, क्योंकि जस्ट एक हफ्ते पहले आज से मैंने जो है द आर्ट ऑफ वॉर बुक ऑर्डर करी थी, जस्ट एक हफ्ते पहले मेंस के, बाय संजू। मतलब पहले से मुझे नाम तो इनका सालों से याद ही है, दोनों का, राइटर भी और बुक भी, और इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सिनॉप्सिस वगैरह सब देखा है मैंने, तो वो सब तो पता ही था। लेकिन बुक आई थी तो बुक को भी एक बार पढ़ लिया था मैंने, ओवर 2-10-15 मिनट जैसे देख लिया था। बुक तो ऐसा पॉइंट पॉइंट करके उन्होंने सब लिखे हुए थे, उसके कोई कोई मतलब एस्पेक्ट बहुत वैलिड है, लेकिन कोई कोई एस्पेक्ट वो उस ज़माने के हिसाब से कि क्या करना चाहिए था उस समय, आर्मी किस तरीके से अलाइन करना चाहिए, किस तरीके से जो लॉजिस्टिक है उसको सबको मैनेज करना चाहिए, वो सब उसकी बात थी। लेकिन जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है वो आर्ट ऑफ वॉर से यही निकली है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सबसे बेस्ट आर्ट ऑफ वॉर यही है कि आपको बिना लड़े ही आपकी जीत हो जाए, ठीक है। और इसके साथ में एक और इन्होंने बात बोली है इसके अंदर कि अगर आप देखोगे कोई भी, आप लॉन्ग टर्म किसी की भी फाइटिंग देखो, या फिर आप हिस्ट्री में कोई भी ऐसा आपको कोई एम्पायर या फिर कोई भी ऐसा नेशन नहीं मिलेगा, स्टेट नहीं मिलेगा जिसने लॉन्ग टर्म वॉर से जिसको बेनिफिट हुआ हो। किससे? लॉन्ग टर्म वॉर से बेनिफिट हुआ हो। ये आर्ट ऑफ वॉर की जो है पीछे के साइड पे लिखा हुआ था, तो ये भी मैंने 2-4 बार पढ़ा था, ऐसी बुक पलटी हुई थी जब मैं ऑर्डर किया था उसके बाद में, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे याद था। तो एंड तो इसी से किया था कि लॉन्ग टर्म वॉर से कभी भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, देयरफॉर वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड द वॉर, बिकॉज इससे क्या होता है, दोनों का नेगेटिव पॉइंट आता है, दोनों को नुकसान होता है। और ठीक है, दुश्मनों का नुकसान। और इसके अंदर एक और बात बोली थी द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर कि अगर आप छोटे प्लेयर हो, अगर आप कमज़ोर हो, तो बेस्ट यही है कि तो आपको वॉर को तो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अच्छे पावरफुल हो तो तब भी आपको अवॉइड करना चाहिए, और आपको तब क्या करना चाहिए, विदाउट फाइटिंग ही अपने एनिमी को सबड्यू करना चाहिए। तो ये सब तो आर्ट ऑफ वॉर के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीपल डायमेंशन से देखना है कि किस तरीके से आज के समय पे ये सब आपको चीज़ें होती हुई दिख रही है विदाउट फाइटिंग। तो स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, यूएस टैरिफ जो लगा रहा है इंडिया पे, या फिर यूएस टैरिफ जो चाइना पे उन्होंने लगाए थे, चिप्स एंड साइंस एक्ट ला के, और फिर ट्रेड वॉर करके चाइना को कहीं ना कहीं सबड्यू करने की कोशिश कर रहे थे विदाउट फाइटिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने के बदले दे आर ट्राइंग द ट्रेड वॉर, कॉमर्स वॉर, ठीक है, इकोनॉमिक वॉर। इससे क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे, चाइना को हराने की कोशिश कर रहे। दैट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय यूएस वाया इट्स टैरिफ, ठीक है। तो इससे तो शुरुआत कर दी, फिर वो सब बिल्डअप कर दिया, फिर इसके साथ में अलग अलग एग्जाम्पल हम मतलब मैंने इसके अंदर यूज़ किए थे। अब देख लेते कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे जो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे। तो बहुत अच्छे इसके अंदर तो आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन का यूक्रेन का जो केस है उसको एनालाइज मैंने किया था। इसके साथ में ईरान इराक की जो वॉर है, ईरान और इज़राइल की। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको मेंशन करना है, इसके अंदर आपको बताना है कि किस तरीके से किस तरीके से रशिया ने क्या करा था। रशिया साइंस एंड टेक का यूज़ कर रहा है ताकि यूक्रेन को सबड्यू किया जा सके, न्यूक्लियर का यूज़ कर रहा है, और भी अलग अलग तरीके यूज़ कर रहा है ताकि उसको सबड्यू किया जा सके। इज़राइल जो है ईरान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, और उनके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है किस तरीके से वो विदाउट फाइटिंग, मतलब यहाँ तो फाइटिंग हो रही है लेकिन बहुत जगहों पे आप देखोगे विदाउट फाइटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं सबड्यू करने की कोशिश हो रही है।
इसके साथ में जो चाइना हो गया, चाइना क्या कर रहा है, चाइना आज के समय पे एआई टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक, हाउ द टिकटॉक हैज़ बिकम अ मेजर ग्लोबल प्लेयर। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या करता था वो, स्पाई, सर्विलियंस और ये सब चीज़ों के अंदर हेल्प करता था क्या, टिकटॉक। इसीलिए इंडिया ने इसको बैन कर दिया था। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, कि आप क्या कर रहे हो, एनिमी को सबड्यू कर रहे हो। और इसी के अंदर आप देखोगे इंस्टाग्राम और आजकल के सोशल मीडिया, अगर आप उसको चाइना में देखोगे तो चाइना में क्या है, मतलब टिकटॉक को ही अगर आप चाइना में देखोगे तो वहाँ पे जो उसका जो कंटेंट रहता है, इट इज़ मोर अबाउट एजुकेशनल। बट इंडिया में आता है तो वो सेंशुअल कंटेंट और वो जो वल्गर और जितने भी वो सब आप समझते ही हो, वो सब आपको देखने को मिल रहा है टिकटॉक के अंदर। सेम आप देखोगे इंस्टाग्राम और अलग सोशल मीडिया के आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या कर रहे हो आप, जो है डेमोग्राफी को कमज़ोर कर रहे हो। जो डेमोग्राफी बोले तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को ही कमज़ोर कर रहे हो, उनका मैनिपुलेशन कर रहे हो। जब आप पॉपुलेशन को मैनिपुलेट कर दोगे तो यू कैन ईजिली विन द वॉर। और ऐसा ही आप देखोगे ये सब टेक्निक जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी 1940s के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ों को दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को समझने के लिए उन्होंने इस तरीके की पर्सनालिटी को समझने के लिए रिसर्च वगैरह करी थी, ताकि समझ सके और कहीं ना कहीं एनिमी को विदाउट फाइटिंग हम सबड्यू कर सकें। तो ये एक एलिमेंट एस्पेक्ट हो गया। इसके साथ में और भी अलग अलग आए थे, इकोनॉमी हो गया, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, इसको हम देख सकते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साइऑप्स बोलते इसको। साइऑप्स जो है, चाइना साइऑप्स में अंदर बहुत आगे है, इंडिया लेकिन बहुत पीछे। तो इंडिया को ये सब चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वो तो बाद में लिखा था, लेकिन इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसके साथ में हो गया चेकबुक डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी, पैसे के थ्रू भी कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करते हो। जैसे कू हो गया, कहाँ पे कू हो रहा है, बहुत जगहों पे अफ्रीका के अंदर कू हो रहा है। या फिर इसके साथ में नेपाल और श्रीलंका को किस तरीके से चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट किया, वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं क्या करा, सबड्यू कर दिया ऑलरेडी। तो ये सब एस्पेक्ट इसके अंदर कवर मैंने किए हैं। फिर और भी एस्पेक्ट है, अभी याद नहीं आ पा रहे। तो ये सब हो गया। फिर इसके साथ में जो है द आर्ट ऑफ वॉर, संजू का मेंशन आ गया। इसके साथ में और भी 2-3 अलग अलग स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव मैंने यूज़ करे थे। सैमुअल सैमुअल पी हंटिंगटन, इनका था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने वो यूज़ किया था कि नहीं करा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके साथ में जो है इसके साथ में बिल्कुल चेकबुक डिप्लोमेसी हो गया। इसके साथ में हम इसके साथ में एक और आ रहा है, दैट इज़ फोर्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। फोर्थ डायमेंशन दैट इज़ सोसाइटी एंड NGOs या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप। तो आप देखते हो किस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुडनकुलम के अंदर काम किया था, ताकि क्या कर सके, जो है डेवलपमेंट को हिंडर कर सके। डेवलपमेंट को हिंडर कर दिया मतलब अपने आप में ही सबड्यू कर रहे हो आप तो एनिमी को। एनिमी को सबड्यू बोले तो ऐसा नहीं है कि फाइटिंग में हरा दिया, माइंडसेट में हरा देना, उसके डेली रिचुअल्स में हरा देना, उसके जो डेली लर्निंग से एजुकेशन है वो सब चीज़ों में हरा देना। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। तो बहुत सारे आप देखोगे इसके अंदर डायमेंशंस को कवर किए जा सकते हैं, और मैंने कहीं ना कहीं कोशिश भी करी थी अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव लाने की। अब लेट इट बी, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इस तरीके से मैंने अदर एस्पेक्ट्स खोले थे, ठीक है। तो मैंने तो सेकंड अटेम्प्ट किया। अब अगर आप रहते या आपने अगर पेपर दिया हो इस बार का, तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, ये एक बार मेंशन करिए। कौन सा टॉपिक आप चूज़ करते, क्या क्या पॉइंट इसके अंदर आप इंक्लूड करते। इसके बाद में सेकंड के अंदर देख लेते मैंने कौन सा चूज़ किया, दैट इज़ द 6th वन। उसके पहले बाकी को देख लेते क्या बातें कर रहे हैं बाकी वाले। लेट अस सी, मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। मडी वाटर इज़ बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन। बहुत अच्छी बात है यार। मडी वाटर जो है, जो कैवोस है,
जो गंदगी वो अपने आप ही शांत होकर बैठ जाती है और अपने आप ही क्लियर हो जाती है। लेकिन इसके अंदर डायमेंशंस मेरे को मिल नहीं पा रहे थे कि कहाँ पे सोसाइटी में अगर अपने आप ही क्लियर हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से हो जा रही है, पॉलिटिक्स में किस तरीके से हो जा रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा, देयरफॉर इसको मैंने हटा दिया, अटेम्प्ट नहीं किया। कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। टॉपिक तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करना और वो सब इतने पॉइंट जनरेट करना मुश्किल लगा मुझे। देन इट इज़ द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तो रेगुलरली हम देखते रहते हैं। इसके साथ में था ईयर्स टीचर्स मच विच द डेज नेवर नो। तो हम सालों में लर्न करते, वर्ष बहुत कुछ सिखाते जो दिन कभी नहीं सिखाते। कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी की बातें कर रहा है, एक्सपीरियंस की बातें कर रहा है, इसके साथ में टाइम की बात कर रहा है, पेशेंस की बातें कर रहा है, वो वाले एस्पेक्ट यहाँ पे खोल सकते हैं। अब टीचर्स, अब जो टीच कर रहा है ईयर्स, वो उसकी टीचिंग हम अलग अलग एस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल एस्पेक्ट में इन्होंने हमारे समाज को ये बताया कि हारमनी एंड कोहेरेंस, कोलैबोरेशन इज़ द बेस्ट वे टू मूव फर्दर, किस तरीके से सोशल कोहेजन शुड बी मेंटेन। तो ये हम कभी डेज में लर्न नहीं कर पाए, इट हैज़ बीन लर्न बाय इट, वी हैव अंडरस्टूड इट बाय एक्सपीरियंस इट इन ईयर्स। तो इस तरीके से एक सोशल एस्पेक्ट हो गया, इस तरीके से पॉलिटिकल के अंदर आप देख लो, ऐसा ही इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर हो गया। देन इसके साथ में और भी अलग अलग जो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तरीका रहता है पेशवा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। देन एच से हो गया ह्यूमन एंगल, ह्यूमेन एंगल जो रहता है ह्यूमेन। डब्ल्यू से वेलफेयर, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिर जो और भी अलग अलग चलता है जीएस वाली अप्रोच जो चलती है, GS1 की सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। हमें हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ से हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो है मतलब ईयर्स के अंदर हमने लर्न कर रहा है, डेज के अंदर आपको पता नहीं होगा। और अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ईयर्स के अंदर बातें कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो डे टू डे उनकी पॉलिसी डे टू डे नहीं रही है, वो ईयर्स की रही है। वैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी देख सकते हो कि ईयर्स के अंदर हमें समझ में आता है, एक दो दिन में समझ में नहीं आता है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ग्राउंड सिचुएशन। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं जो उनका टीनियर एंश्योर करने की बात हो रही थी, क्योंकि एटलीस्ट 2 साल का उनका टीनियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे प्रकाश सिंह केस के अंदर पुलिस के बारे में बताया था। फिर उसके साथ में सिविल सर्विसेज बोर्ड के अंदर जो है सेकेंड ARC बात करता है कि होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया। सोशल हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। पॉलिटिकल के अंदर आप बता सकते हो कि टीचर्स ईयर्स के अंदर हमने सीखा है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से और रोबस्ट किया जा सके। इसके साथ में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फिर साइंस एंड टेक, ये वाले एस्पेक्ट भी खोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक और एस्पेक्ट आना चाहिए यहाँ पे कि नेगेटिव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ईयर्स के अंदर लर्न कर रहे हो तो आप पॉजिटिव ही लर्न करोगे। तो आपको क्या होना चाहिए, बहुत बार क्या होता है नेगेटिव चीज़ें भी लर्न कर लेते हैं हम, या फिर नेगेटिव के अंदर भी अगर हम टाइम देंगे ईयर्स, तो हम क्या नेगेटिव एस्पेक्ट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव आपने बात बता दी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ईयर्स के अंदर ही देखो, एक नेगेटिव मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ही लर्न करो। सेकंड नेगेटिव ये है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ईयर्स ही बताएं। आपको कई बार क्या होता है डेज में ही इतना नॉलेज मिल जाता है जो ईयर्स में नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे 9/11 और 26/11 का जो हमला हुआ था, 26/11 है 9/11। 9/11 कहाँ पे, US के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग उड़ा दी उसामा बिन लादेन और उसके फॉलोअर्स। 26/11 को क्या हो गया, मुंबई ताज। तो दोनों के अंदर क्या है, एक ही दिन में हमने इतनी लर्निंग ले ली जितनी सालों में नहीं ली थी। तो ये क्या है, डेज़ के अंदर भी आपको बहुत सारी लर्निंग मिल जाती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे आपकी थॉट क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी आ जाती है माइंडसेट के अंदर। ऐसे और भी 2-3 पॉइंट लिखे थे, याद अभी इतना नहीं है मुझे। तो ये हो गया, आपने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दिया कि इस तरीके से हो रहा है, बट स्टिल हमें क्या करना है, वी हैव टू बी माइंडफुल।
mindful about what we are doing, what we are learning. We should promote meditations. ठीक है, मेडिटेशन अपना ध्यान रखना है किस तरीके से जो है हम ईयर्स के थ्रू सीख सकते हैं. ठीक है, लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए और एट द सेम टाइम पेशेंस के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर, ये वाले जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, सो दैट वी कैन लीड आवर लाइफ टू अ बेटरमेंट. कंक्लूड क्या किया था मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, और इंट्रोडक्शन किसा यूज़ किया था. हाँ, इंट्रोडक्शन मैंने यूज़ किया था, स्टार्ट किया था मैंने मिलो ऑफ क्रोटोन से. अब ये चीज़ क्या है भाई, मिलो ऑफ क्रोटोन. तो मिलो ऑफ क्रोटोन जो है, मिलो बोले तो एक व्यक्ति का नाम है, क्रोटोन बोले तो एक प्लेस का नाम है. मिलो ऑफ क्रोटोन, जैसे आप हो गए लेट्स से राजीव ऑफ हरियाणा, तो वैसे ही मिलो ऑफ क्रोटोन लेट्स से. तो मिलो ऑफ क्रोटोन क्या था, एक पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, पहले दिन से जब उनके वहाँ पे क्या हुआ, काफ आया, जो कैटल है उसने बच्चा दिया, तो आया मतलब उसको क्या करा उन्होंने, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक के, ए से बी तक के उठा के ले जाना स्टार्ट किया जब से वो पैदा हुआ, पहले दिन से. ठीक है, तो फर्स्ट डे से उन्होंने काफ को एक जगह से दूसरी जगह तक उठाने लेके जाने का जो हैबिट है वो स्टार्ट कर दी, जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दी. धीरे 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 उसको रेगुलर करते गए, डेली उठा के लेके जाते थे. तो आप देख रहे हो 30 दिन बाद तो वो काफ तो बड़ा हो गया, बच्चा था थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्टिल वो लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है. तो डेज़ में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डेज़, यू नेवर नो कि व्हाट हैपन इन डेज़. लेकिन फिर क्या हो गया, वो 300 दिन तक के ये, या फिर समझ लीजिए 1 साल तक के प्रैक्टिस है कंटिन्यू करते, दैट इज़ 365 ईयर्स. फिर जब 1 साल बाद या फिर लेट से 2 साल तक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, वो मैंने लिखा 2 साल तक के कंटिन्यू करते हैं, तो मतलब 700 दिन के आसपास, लेट से 750 दिन, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, 2 साल आपने लिख दिया. अब 2 साल के अंदर तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 साल बाद तो वो कार जो रहता है वो अपने आप में एक बड़ा कैटल बन जाता है. अभी भी क्या कर रहा है मिलो, अभी भी उनको एक जगह से ए से बी पे ले जा रहा है. तो मिलो को तो कोई असर ही नहीं हुआ, मिलो तो बचपन से पहले दिन से देखते आ रहा है. तो यही जो है सेम प्रैक्टिस वो कंटिन्यू करता है, तो उसका आपको कहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलता है, उसका आपको रिफ्लेक्शन पहले दिन पे, दूसरे दिन पे समझ में नहीं आएगा कि आप कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, बट बाय द कंटिन्यूटी, बाय द पैटर्न ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस, उसका रिजल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ईयर्स के अंदर. और फिर ईयर्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन और चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो ये जो है ईयर्स हमें सिखाते हैं कि ईयर्स टीचेस मच. तो ये जो है साल हमें सिखाते हैं, डेज़ इतना नहीं सिखाते, जो डेज़ को पता ही नहीं चलता वो साल हमें सिखा देते. तो साल ने इससे सिखा दिया कि किस तरीके से इसकी जो स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई थी. और फिर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, 6 बार गोल्ड मेडल इन्होंने ओलंपिक के अंदर जीता था, ग्रीस के अंदर 6 बार बैक टू बैक. तो बहुत पहले की बात है, मिलो ऑफ क्रोटोन. तो ये क्या हो गया, इस तरीके से स्टार्ट किया था मैंने. ठीक है, फिर इसके बाद में बाद में वो सब जो है टॉपिक से अलाइन कर दिया. फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट दे दी कि किस तरीके से वी विल प्रोसीड इन द क्या बोल सकते हैं ऐसे, इन दिस ऐसे वी विल लुक एट वेरियस पर्सपेक्टिव. इस तरीके से जो प्रिलिमिनरी आपको देखने को मिलेगी स्टेटमेंट, कि आपका स्टेटमेंट किस तरीके से ऐसे प्रोग्रेस होगा, वो दे दिया. देन उसके बाद में स्टार्ट किया. तो स्टार्ट करने के लिए फिर एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, ये वाली जो है इसका यूज़ किया कि डेली 1% इम्प्रूवमेंट करोगे तो साल के बाद में आपको 37 टाइम्स इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. कितना, 37 टाइम्स, एक का 37 गुना. तो 1% आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू आर वर्किंग और यू आर इम्प्रूविंग समथिंग, बट आफ्टर अ ईयर you will know that you are 37 times much better, much productive, much healthier, much educated, much experience. तो ये क्या है, 37 टाइम्स बोले तो एक ईयर. ईयर्स टीचेस मोर व्हाट यू नेवर लर्न इन डेज. ये एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर से अलाइन कर दिया. देन उसके बाद में उसको एक एक चीज़ों से एग्जाम्पल देते कहीं ना कहीं
इसको हमने प्रोसीड किया था। ये एग्जाम्पल तो आपको बता ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद में नेगेटिव दे दिया उसका, फिर माइंडफुल होना चाहिए हमें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पेशेंस को रखना है, और फिर उसके साथ में कंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन सी स्कॉलर को यूज़ हुआ है? स्कॉलर तो मिलॉफ क्रोटोन ही है, इसके साथ में स्कॉलर नहीं है, मतलब वो मिलॉफ क्रोटोन आ गया। इसके साथ में स्कॉलर्स आपको जेम्स क्लियर का मैंने बता दिया, और इसके साथ में मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था हरारी, युवल नोआ हरारी। इनकी जो है सेपियंस की डेज में हमें पता नहीं चला था कि हमने क्या सीखा है। आवर फोर फादर जो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, इसको ईयर्स लगे हैं, सालों लगे हैं, ये दिन के बात नहीं है। तो इट टीचेस मच। तो ये सेपियंस का आपने एग्जांपल ले लिया। इसके साथ में और स्कॉलरली पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो शायद मैंने हाँ जो है स्टोइक फिलोसोफर के अंदर शायद मार्कस ऑरेलियस या तो फिर एपिक्टेटस, इनका कोई यूज़ किया है कि कहीं ना कहीं ये भी वही बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है परसिवरेंस और ये सब वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं रहना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे दोनों ऐसे हुए थे। ऑल्दो मुझे लगा बहुत सारे मैंने जो रफ के अंदर डायमेंशंस लिखे थे वो शायद सेकंड वाले में बहुत सारे मिस हुए हैं, मतलब जो मैंने एग्ज़ाम के अंदर लिखे थे वो बहुत सारे कवर नहीं कर पाया। तो सेकंड वाला थोड़ा सा हल्का सा मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ऐसे, जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। स्टिल पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला भी ओवरऑल देखा जाए तो बेटर देन लास्ट ईयर। मेरा 1.5 घंटे में एक और सेकंड 1.5 घंटे में दूसरा हो गया। तो मेरे लिए तो अपने आप में यही अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा तो पहला इशू यही रहता है कि कंप्लीट ही हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मेरे लिए रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर कंप्लीशन हो चुका है। कंटेंट जो सोचा था कहीं ना कहीं उसको 80 to 90% कहीं ना कहीं जो मैंने रफ के अंदर लिखा था उसको मैंने फॉलो कर लिया। ये मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे हैं एग्ज़ाम कंप्लीशन एंड देन कंटेंट को जो सोचा था उसका इम्प्लीमेंटेशन। नेगेटिव क्या है सेकंड ऐसे, स्टिल आई फील कि समथिंग हैज़ बीन मिसिंग। और फिर जो है आर्ट ऑफ वॉर के अंदर 2-3 जो कॉन्सेप्ट है, आर्ट ऑफ वॉर वाला जो है उसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट जो है मैं कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। उसके साथ में आर्गूमेंट्स, और आर्गूमेंट्स के बाद में जो एग्जाम्पल्स है वो वाला जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेकंड ऐसे में डाइग्रेस हुआ है। फर्स्ट में भी कई कई जगह पे ऐसा मुझे लगा। अब वो अब क्या है क्या नहीं है ये तो मतलब मैं ही समझ पा रहा हूँ, आपको आप शायद लिंक कर पा रहे हो या फिर नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये वाले जगह पे कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव रहे हैं। पॉजिटिव में एक और है कि कहीं ना कहीं वो जो फ्लो रहना चाहिए, फ्लो स्टेटमेंट, इन एडिशन टू हाउएवर इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल डायमेंशंस, तो फ्लो स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं हमेशा से ही मेरे गड़बड़ रहे। ऐसे में हमेशा ये बात होती थी कि भाई फ्लो नहीं आ रहा है, बढ़िया है लेकिन फ्लो नहीं आ रहा है, क्लैरिटी है लेकिन फ्लो नहीं आ रहा है। तो वो फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया मैंने। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव मेरे लिए रहे हैं। चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये भी एक PYQ के अंदर क्वेश्चन आया था, ऐसे का टॉपिक था, देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर, हमेशा ही आपके लिए बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी मैंने वापस से जो है लास्ट दिन पे सीखा है। मैं साल भर में जो सीख नहीं पाया वो वापस से मैंने क्या है लास्ट दिन पे, एक दिन पहले आप जब सोचते हो तो बहुत सारे नए नए पॉइंट्स आते हैं किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे जो है मैंने लर्निंग सीखी है। तो उसमें से आप देखिए वो लर्निंग में आपके साथ भी शेयर करूँगा। अब वो कब कैसे वो आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़े देर में। फिर स्ट्रेटजी फॉर 2026 और 27 और फर्दर जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है भाई, मेरे जो है मल्टीपल लोग बोलते हैं कि PYQ लिख के जाओ 5 साल के। मैं 5 साल के एग्ज़ाम में लिख के आया हूँ PYQ तो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में।
ठीक है। तो आपको जो टीचर्स बताते हैं वो बाहर से बताते हैं, टीचर्स जो बताते हैं वो भाई ये होगा वो होगा। उन्होंने आज के समय पे जो एग्ज़ाम है, इट हैज़ बीन बिकमिंग अ डायनामिक, मच कॉम्पिटिटिव, और बहुत सारे जो है टेलर्ड अप्रोच की डिमांड हो रही है। टेलर्ड बोले तो एक स्पेसिफिकनेस बढ़ते जा रही है, ठीक है। डायनामिक बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिसिटी बढ़ रही है। ये टीचर्स को मिस कर दिया। टीचर जो है वो पुराने ज़माने के ही 4-5 साल पहले वाला जो पैटर्न था 2017, 18, 19 के पहले, दैट वाज डिफरेंट। अभी जो है जब से डिजिटल एरा आ गया, रिवॉल्यूशन हो गया भाई, प्रिपरेशन हैज़ बीन ऑन द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो टीचर्स जो है कहीं ना कहीं वो अलग बातें बताते हैं जो पुराने वाले हैं। नए वाले हैं उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरे पास है। तो मैं भी कहीं ना कहीं अभी बच्चों को मेंटरशिप देता हूँ, टीचर पढ़ाता हूँ बहुत सारे कोर्सेस। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा नॉलेज है, मेरी लर्निंग से, मेरे जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ में शेयर मैं करूँ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं मेंस के लिए एक स्पेसिफिक बैच लॉन्च करने की कोशिश अभी, मतलब कोशिश नहीं, मतलब एक प्लान चल रहा है मेरा। मेंस स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि अभी अपने पास समय है, जो रैंक डिसाइड होता है वो मेन से स्टार्ट डिसाइड होता है। प्रीलिम्स तो सब करवाते हैं, और प्रीलिम्स के बाद में आपके पास में यू हैव 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अभी तो और भी कम होते जा रहा है, 85 डेज 80 डेज रहते हैं। अब 80 डेज में क्या करें क्या नहीं करें वो समझने में ही समय लग जाता है, अगर आप पहली दूसरी बार हो रहे हो तो। अब मेरे जैसे इतने बड़े वेटरन को ही समझने में अभी भी मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि समय की कमी रहती है। तो आपके पास कहाँ से 80 दिन में 90 दिन में आप अगर पहले नहीं कराओ तो किस तरीके से मेंस की तैयारी कर पाओगे। तो इसीलिए मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब मेंस स्पेसिफिक की बात करें तो लेट अस सी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एसएनटी। अब इसमें से भी मेन जो कोर 4 हैं, लेट्स से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ज्योग्राफी जो है 75 to 90 मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स का आता है मेंस के अंदर। हिस्ट्री जो है 60 तो नहीं 75 मार्क्स का आता है। पॉलिटी जो है 100 मार्क्स का आता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमी है जो 50 मार्क का आता है। अब ये वाला इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट आपको हर कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। दिल्ली में जब भी जाओगे आप या कहीं पे भी स्टार्ट करोगे, या तो वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेगा, या हिस्ट्री से, पॉलिटी से, या इकोनॉमी। इकोनॉमी तो नहीं, इकोनॉमी ये 3 से स्टार्ट करेगा। तो हर व्यक्ति वही घूम फिर के यही सब्जेक्ट पे फोकस करता है, और घुमा फिरा के टाइम वेस्ट, आपका टाइम कंजप्शन, वेस्ट तो नहीं, टाइम कंजप्शन इसी में चला जाता है। और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास में नॉलेज रहता भी नहीं है। अब इस बार हिस्ट्री में आया था चंडीला पे क्वेश्चन, क्या आपको इतना पढ़ने के बाद में चंडीला के बारे में 4 पॉइंट भी याद है? तो बता दो भाई। एक बहुत बड़ी कोचिंग है, हिंदी मीडियम को टारगेट करती है, डी से स्टार्ट होता है। तो उनके एक मेरा दोस्त है, उन्होंने लिया था। तो सॉरी, जो कोचिंग है डी से, तो 3 महीने तक तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री के अंदर ही मेडिवल और ये सब मॉडर्न ही कराते कराते रह गए। पूरी हिस्ट्री हुई भी नहीं उसके अंदर, वर्ल्ड तो हुई नहीं। चलो वर्ल्ड की ज़रूरत भी नहीं वैसे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, लेट इट बी। बाकी फिर एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, भाई ये इसके अंदर ही उन्होंने 3 मंथ लगा दिए। उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक कहीं ना कहीं छूट गए। तो भाई आपके पास 12 मंथ थे, उसमें से आप 3 मंथ हिस्ट्री को लगा दिए। फिर ज्योग्राफी को भी 2 महीने 3 महीने, 1 महीने तो ज्योग्राफी की मैपिंग ही चल सकती है, 1 महीना फिजिकल और ये सब आ गया, फिर 1 महीना कहीं ना कहीं और थोड़ा सा, लेट से 2.5 महीने के आसपास ज्योग्राफी आपको कवर कराते कराते, तो इतना समय लग रहा है सिर्फ इसी में। तो जो दूसरे टॉपिक है वो मिस हो जाते हैं। दूसरे टॉपिक बोले तो, सॉरी दूसरे जो सब्जेक्ट्स है वो है सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आ रहा है 75 to 90 मार्क्स का पेपर आ रहा है। कितना? 75 to 90। हिस्ट्री से ज़्यादा। हिस्ट्री बोले तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड,
आर्ट एंड कल्चर, ये 6 सबको मिलाने के बाद में हिस्ट्री जितनी नहीं आ रही उससे ज़्यादा आ रही है सोसाइटी। भाई तो सोसाइटी पे टारगेट करो। सोसाइटी पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो हवा में पढ़ते हो, फिर जो है वो प्रीलिम्स मेंस स्पेसिफिक बेच रहता है, वो 10 घंटे 5 घंटे में पढ़ा देते हैं। भाई सोसाइटी अभी से अगर आपकी अच्छी हो जाए, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, व्हाट आर द प्लूरलिज्म, टॉलरेंस क्या है सोसाइटी के अंदर, क्या क्या है, फैमिली, जॉइंट फैमिली, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, फिर इसके साथ में वीमेन, फिर दलित, ये वो कास्ट सिस्टम, तो भाई मज़ा आपको पहले से ही आ जाए तो कितने आपके पर्सपेक्टिव खुल सकते हैं और कितना अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। सोसाइटी को इग्नोर करते हैं तो सोसाइटी को जो मैं बता रहा हूँ ये मेंस का कोर्स है, इसके अंदर कौन कौन से मैं टॉपिक्स इंक्लूड करने वाला हूँ, दैट इज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने वाला हूँ वो यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी बता रहा हूँ। सोसाइटी, ठीक है, ज्योग्राफी को भी इंक्लूड किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पार्ट, बट वो इतना कोई बड़ा बात नहीं है, उसको हम बाद में कभी देखेंगे। जो आप नहीं करते हो उसको मैं बात कर रहा हूँ। GS2 के अंदर इसके बाद में एक और चीज़ है IR, ठीक है। IR पे क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के, 4 क्वेश्चन आते हैं, और दुनिया के या फिर UPSC वालों की आधी जो चीज़ें हैं वो IR में ही चली जाती है। रशिया ने क्या किया, US ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे भाई ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। दिस आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। आपके दिमाग के रिसोर्सेज, आपकी सब जितनी भी है वो सब परेशान हो जा रहा है IR में। कोई क्वेश्चन आता नहीं है, 4 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कहिए उसके लिए अलग नॉलेज लगती है। ये सब जो हवा हवाई बातें उनसे नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी IR लोग कराते हैं तो इसलिए IR को मैंने यहाँ पे नहीं किया है। GS2 के अंदर मैंने जो रखा हुआ है दैट इज़ सोशल जस्टिस, इससे भी 50 मार्क्स आता है, और IR से भी। तो देखो सोशल जस्टिस अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई 50 मार्क है IR का। IR पे जितना फोकस करते हो उसका 5% भी आप सोशल जस्टिस पे फोकस नहीं करते हो। इसके बाद आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट गवर्नेंस। ये है सबका फादर है, जितने भी सब्जेक्ट है उसका सबका फादर है गवर्नेंस, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर इफ़ यू हैव अ रोबस्ट गवर्नेंस, इफ़ यू हैव अ गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज के समय पे डायनामिक जो GS पेपर 2 आया है उसके अंदर गवर्नेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और आज के समय पे हमारी जो सोसाइटी, इट इज़ बीन बिकमिंग लिक्विड, इट हैज़ बीन बिकमिंग मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, फ्रेजाइल, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल आएगा रेगुलेट करने का, वो प्रेशर किस पे आएगा, गवर्नेंस पे। इसीलिए गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत मिस कर देते हैं। NGOs, पंचायती राज, सॉरी NGOs हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, फिर क्रैप्ट्री जैसा मॉडल हो गया, फिर गुड गवर्नेंस के अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, क्रांति, मिशन कर्मयोगी, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने अभी जो बैच ली थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था सोसाइटी, गवर्नेंस, मैंने उसके साथ में क्या दिया था, अभी की बात कर रहा हूँ, मेरा मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी, एट द सेम टाइम में पढ़ा भी रहा था बच्चों को। तो सोसाइटी, गवर्नेंस, इसके साथ में मैंने जो पढ़ाया है, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया मेंस पर्सपेक्टिव से, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टॉट एथिक्स। एथिक्स तो आधा ही हुआ था, लेकिन जो थ्योरी पार्ट थी, जो जिससे पूरी केस स्टडी सॉल्व हो जाती, वो पूरा पार्ट मैंने अच्छे से करवा दिया था। जो मेन वैल्यूज़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो एथिक्स से करवा दिए थे। हालांकि ये बैच तो 2026 का है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा किया था। तो इसके साथ में मैंने जो है नोट्स भी दे दिए थे इसके। भाई नोट्स ऐसे है मेरे, डायनामिक है, एट द सेम टाइम उसके अंदर स्पेस भी है, और उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बड़े से बड़ा VNR की मैगज़ीन पढ़ने की, न 365 पढ़ने की, न उनके नोट्स की ज़रूरत, कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब है, इतने सारे 100 200 500 पेज देंगे, वो पढ़ोगे नहीं आप कभी, कोई मतलब का नहीं है। खुद के नोट्स बनाते हो, वो भी कभी पढ़ नहीं पाते हो। एक सोर्स आपके पास हो जाएगा, वीडियो है, एट द सेम टाइम उसकी जो है क्या बोलते हैं, कंटेंट की PDF है, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसके ऊपर थोड़ी बहुत स्पेस है, वहाँ पे वैल्यू ऐड कर लो अगर लग रहा है तो
मोर देन इनफ एक आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ कंटेंट भी इसके साथ में होते जाएगा और कंप्राइजनेस भी बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो है कंटेंट प्लस वीडियोस दोनों ये बनाए थे। ठीक है, कहाँ पे था मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये जो है गवर्नेंस तो बहुत अच्छा, बच्चों को गवर्नेंस कभी, एक तो दिल्ली से ही पढ़ के आए थे, स्टिल दिल्ली में जो क्या बोल सकते हैं, दिल्ली की जो रेंट है वहाँ पर उससे कम में तो उनका यहाँ पे कोर्स हो गया था। तो लेट इट बी। इसके बाद है GS3 के अंदर में क्या क्या कवर करने की प्रायोरिटी है मेरी। GS3 के अंदर आई विल कवर इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी 50 मार्क का आता है। और ये भी अभी क्या हो रहा है, AI 4 डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर हमने देखा, 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। इसके कारण क्या हो रहा है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ रहे हैं। गवर्नेंस का ही भाई है, गवर्नेंस जहाँ पे डेफिसिट होती है वहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस नए नए आते जाते हैं, नए नए आ रहे हैं। AI के थ्रू हेट स्पीच ये सब चीज़ें हो रही है, नए नए तरीके होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम, फ्रॉड्स, ये सब चीज़ें। तो इंटरनल सिक्योरिटी हैज़ बीन द मेजर इशू। ठीक है, आपको पता ही है क्यों रोज़ कुछ ना कुछ दंगे वंगे होते रहते हैं और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इन द सोसाइटी। तो किससे, कहाँ पे होते रहते हैं, सोसाइटी में लिंक हो गया। तो सोसाइटी से देखो, सोसाइटी से इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ही सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस से ही गवर्नेंस, एवरीथिंग हैज़ बीन लिंक्ड। तो आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप सोशल सिक्योरिटी के अंदर, सोशल जस्टिस के अंदर सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी के अंदर सोसाइटी का यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव इसके अंदर आ जाएगा। देन GS3 के अंदर और क्या क्या हम कवर करेंगे, लेट इट बी। एनवायरनमेंट आपको कवर करा दूंगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, वो हम अलग से देख लेंगे। एंड देन इसके साथ में वी हैव साइंस एंड टेक, और इसके साथ में आता है एग्रीकल्चर। तो साइंस एंड टेक का तो नहीं, बट एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आपको पढ़ा दूंगा। एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतरीन है, मज़ा आ जाएगा जीवन का। ठीक है, अब इकोनॉमी भी पढ़ा सकता हूँ मैं बहुत, मैंने तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो मैंने तो ये स्पेशल PRS से उठा उठा के साइट्स से मिनिस्ट्री के जो है सिनॉप्सिस पढ़े, तो बहुत इकोनॉमिक्स भी बहुत बेहतरीन, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी एग्रीकल्चर पे। ठीक है, हमारे पास में टाइम रहेगा तो फिर आपको इकोनॉमी में पढ़ा होगा, लेकिन दिस आर द सब्जेक्ट जो मेरी प्रायोरिटी है। साइंस एंड टेक भी है, साइंस एंड टेक तो थोड़ा डायनेमिक है, करंट अफेयर बेस रहता है, तो ये पढ़ाने का बेनिफिट तो रहेगा, लेकिन इसके ऊपर अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि और जो एक और प्रायोरिटी है दैट इज़ एथिक्स। एथिक्स कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, पढ़ाते हैं तो बुक्स हवा में बातें होती है। ठीक है, एथिक्स को हम देखेंगे, इतना मज़ा आ जाएगा आपको। एथिक्स देखो, मैंने क्या बोला था अभी, ये सबका जो फादर है दैट इज़ गवर्नेंस। सबका फादर कौन है, गवर्नेंस। और गवर्नेंस का भी फादर कौन है, दैट इज़ एथिकल गवर्नेंस। और क्या है, एथिक्स, एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस बोले तो गवर्नेंस के अंदर एथिक्स, जब एथिक्स आएगी, ठीक है, आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, ये सब ज्ञान है। अल्टीमेटली आपका जो इसके ऊपर आपका जो कोर है, आपका कोर बोले तो आपका खुद का माइंडसेट, आपके खुद का इंस्टिंक्ट, आपके खुद की वैल्यूज़, आपके खुद की बिलीव्स, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका खुद का कैरेक्टर, यही तो अल्टीमेटली आपको कोई भी डिसीजन लेने में, कुछ भी करने में, कुछ भी गवर्नेंस के एफर्ट्स लेने में, इंटरनल सिक्योरिटी करने में, आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में, यही चीज़ तो काम आएगी, दैट इज़ एथिक्स। देयरफॉर एथिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। इसीलिए एथिक्स को एक स्पेशल 250 मार्क्स का ही दिया हुआ है। ठीक है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी डायनामिक इसके अंदर पार्ट 1 आता है, उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और पार्ट 2 के अंदर केस स्टडीज़ आती है, रियल लाइफ केस स्टडीज़। तो पार्ट 1 की डायनामिक्स नेचर बढ़ते जा रहा है, पार्ट 2 तो मोरलेस वही की वही आपको कॉपी पेस्ट केस स्टडीज़ मिलेगी। पार्ट 1 जो है डायनामिक बढ़ते जा रहा है, देयरफॉर एथिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसको किस तरीके से जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है, वैसे क्वेश्चंस भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। डिजिटल लेवल पे हो रहा है, सोशल लेवल पे हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पे, यही क्वेश्चंस आपको एथिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। किस तरीके से वी कैन यूज़ द वेरियस डायमेंशन ऑफ एथिक्स सो दैट वी कैन मैनेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीनेरियो। फिर वैसे ही केस स्टडी में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब जो है, इसके अलग अलग थ्योरीज क्या है, क्यों एथिक्स, किस तरीके से हम क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब हम एथिक्स में देखेंगे। एथिक्स का क्या देख लिया हमने, एक तो कोर कॉन्सेप्ट हो गया, एंड देन इसकी हो गई केस स्टडीज़। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स
एंड दीज आर द टॉपिक्स विच आई एम टारगेटिंग इन दिस बैच। भाई ठीक है, मैं न हलवा हूँ न हलवे जैसी बातें करता हूँ। सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा एंड इट वुड बी अमेजिंग कंटेंट। ठीक है, मैं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, माइंड्स ऑफ यूपीएससी। उसकी ऑलरेडी लिंक आपको चैनल वगैरह में देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। और उसके बाद में कहीं ना कहीं मैं आपके साथ में रिसोर्स भी शेयर कर दूंगा, जो मेरे वीडियोज़ है, जो मेरा कंटेंट है, सो दैट यू कैन हैव अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन एंड एंश्योर दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, फिर बाकी तो मैं हूँ ही, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं फॉर द मेंस स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, अब बताओ, ये किसी ने बहुत ही लिमिटेड जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आज के समय पे 2-3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, एक है एस सर, एक है यू। अब ये जितने भी है नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, अब ये भी है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोर्स सस्ते करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। 5,000 में यूपीएससी की तैयारी का कोर्स वगैरह वो निकाल रहे हैं, बट इट हैज़ डिग्रेडेड क्वालिटी। अगर क्वालिटी कंटेंट भी है तो फिर वो प्रेजेंटेशन और जो अकाउंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है वो मिस हो जा रहा है। ठीक है, आपके साथ में अलाइन रहना, आपके साथ में अकाउंटेबल रहना, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करोगे तो गवर्नेंस विल बी पुअर। ठीक है, गवर्नेंस बोले तो वन शुड बी द गवर्नमेंट ऑफ हिज टेम्पर एंड हिज माइंड। आपको अपने गवर माइंड का और अपने टेम्पर का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट बोले तो सरकार होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल आपका होना चाहिए। किसने बोला है, मार्कस ऑरेलियस काय में बोला है, मेडिटेशंस। तो ये क्या है, ये बताता है कि आपको अपने आप को गवर्न करना है। अपने आप को गवर्न कैसे करोगे, जब आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी किसी की, या तो खुद की या तो किसी दूसरे की। खुद से तो मुश्किल है, दूसरे से ही एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकती है। तो कोर्स रहोगे तो मैं हूँ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने वाला, बाकी तो फिर हूँ ही। तो देख लेना बाकी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख लो, किस तरीके से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ मैं। ठीक है भाई, आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। ऐसे बकवास करना, ये सब चीज़ें करना मतलब शोभा नहीं देती है। ठीक है, तो ये सब मेरा प्लान है। आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर कंटेंट की कहीं पे कमी लग रही है, कुछ लग रही है, तो यू मस्ट ज्वाइन। यू शुड नहीं होना चाहिए, यू मस्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर और इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ माई ऐसे पेपर ऑफ 2025। एट द सेम टाइम आप कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से, कौन से टॉपिक, वो एक बार मेंशन करिए। और अगर डिटेल थोड़ी बहुत दे सकते हो उसके बारे में तो उसको भी दीजिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।